फ्रेंड्स, मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों के सामने, आप लोगों को लूसेंट याद कराने के लिए। तो दोस्तों, अब तक मैंने लूसेंट के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आप लोगों को याद कराने का पूरा प्रयास किया है, और बहुत ही छोटे छोटे क्लिप्स के माध्यम से। तो अब तक मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, और स्टार्टिंग की है मैंने हिस्ट्री वाले पार्ट से, और अब मैं लेकर आया हूँ चौथा लेक्चर। और ये चौथा लेक्चर भी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और इम्पोर्टेंट इसलिए भी होगा क्योंकि मैं केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर ही आप लोगों का ध्यान केंद्रित करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग को कुछ सुझाव देना हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करूं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने इस वीडियो की तरफ, और आज का टॉपिक है इसमें सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में सबसे पहले ये जान लीजिए कि सिंधु सभ्यता का समय क्या था। सिंधु सभ्यता का समय था 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में कई जगह बीसी लिखा जाता है, और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और बिफोर क्राइस्ट को हिंदी में कहते हैं ईसा के पूर्व। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ कि मैं केवल लूसेंट में उन्हीं पॉइंट्स पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित करूंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। थ्योरी बहुत सारी है, हमको पढ़ना केवल उतना है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। आप दयाराम साहनी का नाम याद रखिए, पूरा नाम बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। मतलब ये किस समय की बात है, तो इतना याद रखिए कि ये प्राक ऐतिहासिक या कांस्य युग इसलिए क्योंकि यहाँ पर कांस्य की खोज हो चुकी थी, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युग या कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। तो कांस्य सभ्यता के नाम से कई बार प्रश्न में पूछा भी गया है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे, तो इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। तो भूमध्य सागरी शब्द कई बार पूछा गया है कि भूमध्य सागरी थे, और द्रविड़ भी याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दास्त नदी के किनारे स्थित सुत कांगेडोर जो बलूचिस्तान में है। पूर्वी स्थल जो हिंडन नदी के किनारे है उसका नाम है आलमगीरपुर, ये अपने उत्तर प्रदेश मेरठ में आता है। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर में है, तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में आता है। दोस्तों, ये है क्या, आपके जो सिंधु सभ्यता में जितने भी नगर पाए गए हैं, इनमें 4 प्रमुख नगरों के बारे में बताया गया है इस सभ्यता के, जो इस सभ्यता के सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी नगर थे उनके बारे में। यहाँ पर आप देखिए, आपको मैंने एक मैप के माध्यम से भी बताया है। देखिए, ये है ईस्ट में आलमगीरपुर, वेस्ट में शुतकांगेडोर, नॉर्थ में मादा और साउथ में दायमाबाद, ठीक है। तो आलमगीरपुर यूपी में है, मादा जम्मू कश्मीर में है, और शुतकांगेडोर पाकिस्तान में आता है, और दायमाबाद आपका कहाँ, महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। तो चलिए वापस हम वहीं पर लौटते हैं जहां से आए थे, और आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता या सैंधो सभ्यता दोनों एक ही है। ये नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, नगरीय लोग थे, बड़े सभ्य लोग थे, सिविलाइज्ड सभ्यता कहा जाता है। सैंधो सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थानों में 6 बड़े, ये यहाँ केवल ये याद रखिए कि सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट नगर है वो यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन, ठीक है। मैं केवल अपने मुंह से उन्हीं शब्दों को ही बोलूंगा जो आपके लिए जरूरी है, बाकी अगर नहीं बोल रहा हूँ मतलब आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। इनके बारे में भी आगे आपको बताता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, मतलब हमारे भारत की स्वतंत्रता के बाद, हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो खोजे गए हैं वो गुजरात में है। अपने कहा, गुजरात में बहुत सारे स्थल पाए गए हैं इस सभ्यता के। लोथल एवं सुत कोतड़ा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, यहाँ पर उस सभ्यता के बंदरगाह पाए गए हैं। लोथल और सुतकोदड़ा ये दोनों ही गुजरात में हैं, ठीक है, याद रखिएगा गुजरात में है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं, इसके साक्ष्य कालीबंगन से, ठीक है। यहाँ पर जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग यहाँ से ऐसा साक्ष्य पाए गए हैं। और कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में है, वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान। मोहनजोदड़ो
से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्नानागार एक भवन है, एक इमारत है जो इस सभ्यता की, और इस सभ्यता में भी कहाँ की, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी गई है। फिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। वही है कि जो स्नानागार पाया गया है वो एक बहुत बड़ी स्मारक है, बहुत बड़ा भवन है, और वहाँ एक बहुत बड़ा स्नानागार, स्विमिंग पूल कह सकते हो आप, है ना, ये बहुत बड़ा पाया गया है। जो कहाँ से पाया गया है, मोहनजोदड़ो से पाया गया है। इसकी लंबाई लंबाई चौड़ाई सब किनारे करिए आप। फिर आगे बढ़ते हैं, अग्निकुंड। एक अग्निकुंड मिला है, कहाँ से मिला है, लोथल से और कालीबंगन से। तो लोथल कहाँ है, गुजरात में, और कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में है। तो अग्निकुंड कहाँ से मिला, लोथल और कालीबंगन से। फिर आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली। कई बार पूछा गया है कि कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है, इसीलिए इसे कांस्य युग भी कहा जाता है, क्योंकि कांस्य की चीजें ज्यादा मिली है यहाँ से। फिर इसके बाद मनके बनाने के कारखाने, मन का मतलब मोती, मोती बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, तो लोथल और चंदहूदड़ो से मिला है। तो लोथल आपके गुजरात में, और चंदहूदड़ो ये आपका सिंध में है, ठीक है। फिर सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक मतलब यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है, दाईं मतलब राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने, याद रखिए कि ग्रिड पद्धति है ना, तो ग्रिड पद्धति का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो सिंधु सभ्यता में किया गया है ग्रिड पद्धति का प्रयोग, ठीक है। यहाँ के दरवाजे खिड़कियां सब पीछे की ओर खुलते थे, आगे की ओर नहीं खुलते थे, ठीक है। फिर सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी, वही जो मैं आपको इस पिछले वीडियो में बताया था कि सभ्यता की सबसे प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ। और यहाँ के लोग स्वीट डिश के रूप में शहद का प्रयोग करते थे, किसका, शहद, हनी। मिट्टी से बने हल के साच बनावली से, यहाँ बनमाली लिखा है, और सही जो शब्द है वो है बनावली, ठीक है। बनावली जो राजस्थान में है। दूसरे में ऐसी बहुत सारी कुछ कमियां भी मिलेंगी दोस्तों, है ना, जो दी हुई हैं, हर प्रिंटेड मिस हो जाती है, तो मैं उन कमियों को भी आपको बताता चलूंगा। तो मिट्टी से बने हुए हल के साच बनावली से मिले। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले, ठीक है, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले, जिनसे धान की खेती होने के प्रमाण मिलते हैं। मतलब धान की खेती के साक्ष्य रंगपुर और लोथल से मिले हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही मिले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। फिर सुरकोतड़ा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधो कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले, ठीक है। तो घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले, सुरकोतड़ा, कालीबंगा और लोथल से, ठीक है। शकल याद रखो, सकल एक ट्रिक है ना, घोड़े की शकल, तो घोड़ा है ना, और सुरकोतड़ा का, कालीबंगा, और लोथल मतलब ला मतलब लोथल। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पिग्गट महोदय एक पुरातत्व विशेषज्ञ हैं थे ये। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक इस विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी का है, ज्वाइंट कैपिटल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने बताया, पिग्गट महोदय ने बताया। स्वास्तिक चिन्ह जानते ही होंगे, मैंने बनाया भी है, आप देख लीजिए, है ना। स्वास्तिक चिन्ह जो है ये हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये सैंधो समाज, ये मातृ सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक नहीं था। मातृ सत्तात्मक मतलब स्त्रियों को ज्यादा महत्व दिया जाता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसमें आग में पकी हुई मिट्टी को, आग में पकी हुई मिट्टी को टेरा कोटा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ऐसी पकी हुई मिट्टी के ईंटों का ही प्रयोग किया जाता था, और जिसे टेरा कोटा कहा जाता था। दोस्तों एक टेबल बनी हुई है आपके लूसेंट में, ठीक है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के कुछ नगरों, और वो नगर किस नदी के किनारे हैं, उस नगर की खोज किसने की और कब की गई, और वो नगर कहाँ पर है, ये चीज बताई गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये नगर किस नदी के किनारे है ना, इसकी खोज किसने की। तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है हड़प्पा रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, चनहूदड़ो सिंधु नदी किनारे। दोस्तों मैंने इसकी ट्रिक बनाई है ना, कि कौन सा नगर किस नदी किनारे है। उस ट्रिक में जितने नाम मैंने बताए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, कि कौन सा किस नदी किनारे। देखिए उस ट्रिक के बारे में भी आपको बताता हूँ। ट्रिक है, लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया तो वो रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया, है ना, अच्छी ट्रिक है ना। तो लोभी, लो मतलब लोथल,
और भी मतलब भी मतलब भोगवा नदी के किनारे। मौसी में मौ मतलब मोहनजोदड़ो, सी मतलब सिंधु नदी के किनारे। हरा में हा हड़प्पा और रा मतलब रावी नदी के किनारे। कंघा में का कालीबंगा और घा घग्घर नदी के किनारे। रामा में रा रंगपुर जो माँ मादर नदी के किनारे है। रोस रोस में रा रोपड़ नदी के किनारे, रोपड़ और रोपड़ सतलज नदी के किनारे। और फिर इसके बाद बस में बा बनावली और ये है सा सरस्वती नदी के किनारे। तो इतने ही नगरों के बारे में आपको नदियों के किनारे जो बसे हैं वो याद रखिएगा। ठीक है, बाकी अगर खोजकर्ता में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा खोजकर्ता में पूछता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की है और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की है। ठीक है, तो सबसे पहले खोज हड़प्पा की हुई थी। ठीक है, 1921 में जो दयाराम साहनी ने की थी, उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, तो चूंकि इस सभ्यता के सबसे ज्यादा जो नगर है वो सिंधु नदी के किनारे पाए गए हैं, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। जल्दी हम अगले वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं।